नमस्ते दोस्तों। हिंदी के इस लेक्चर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक जितने भी जो 3 लेक्चर्स हमने लिए और मैं आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से वो सुने होंगे, देखे होंगे, समझे होंगे। और उसी के आगे कंटिन्यूशन में हमारा चौथा लेक्चर, जिसमें हमने तीसरे लेक्चर में जो आपको एक छोटा सा गद्यांश दिया था एक गृह कार्य के लिए, अभ्यास के लिए, उसी की व्याख्या और उसके साथ साथ एक और गद्यांश की व्याख्या भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप उसे अच्छे से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भाषा शैली क्या है और उसमें क्या क्या नई चीज़ें हमने जोड़ी हैं। और साथ ही साथ अगर आप उस गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो आप उसमें कितने नए विचार लेकर आ रहे हैं, कितनी नई रचनात्मकता, सृजनात्मकता लेके आ सकते हैं। यही इन लेक्चर्स का मेन मोटिव है कि आप कितने अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकते हैं और अपनी जो थिंकिंग पावर है उसे और कितना, अपने चिंतन को, अपने विचारों को और कितना आगे लेके जा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कि जो हमने गद्यांश आपको दिया था पिछले लेक्चर में, वो ये था, महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्य हीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। आई गेस ये बहुत सिंपल सा कोट है जो हम वैसे ही अपने जीवन में एक दूसरे को बोलते भी रहते हैं, कहीं पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन अगर इसी की व्याख्या अगर आपको करनी आ जाए तो आप किस तरह करेंगे? और फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये जो व्याख्या है ये हर व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि एक एक्सप्लेनेशन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सबकी विचारधारा अलग होती है। तो जो भी लिखा होता है हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से उसका विश्लेषण करता है, उसकी प्रतिपुष्टि करता है। तो उसी प्रकार से जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपके इसके अलावा कुछ नए विचार हैं तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में दे सकते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम प्रसंग से ही प्रारंभ करते हैं। प्रसंग क्या होता है कि जो दी गई पंक्ति है उसको इंट्रोडक्शन उसका दिया जाए कि बेसिकली इसमें लेखक कहना क्या चाहता है। और एक और चीज आप ध्यान रखिए, जब हम पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लेखक की जगह कवि लिखते हैं, लेकिन जब हम गद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लेखक लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि हमें परीक्षा में ध्यान रखनी होती हैं। तो प्रसंग पढ़िए। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक द्वारा किसी कार्य के चुनाव और उसकी प्राप्ति हेतु चयनित मार्ग के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। कार्य के किसी स्तर या उसकी विशालता से अधिक सही भावना और सही माध्यम को श्रेष्ठ बताया गया है। दोनों ही चीजें हमने बता दी कि एक तो उन्होंने क्या चीज बताई है, मतलब किस चीज के बारे में बताया है। जैसे हम कहते हैं कि इस मूवी में जो है डायरेक्टर, उन्होंने देश प्रेम की भावना को बताया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार यदि हम पूरा प्रयास करें तो हम देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रसंग में आप 2 लाइनों में इसका एक शॉर्ट बता देंगी। अब आते हैं हम व्याख्या पर। व्याख्या में क्या होता है, वही चीज कि जो वहां पर लिखा हुआ है उसको आप कितना विस्तार दे सकते हैं विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। क्योंकि बेसिकली जो एग्जामिनर है वो क्या देखना चाहते हैं कि ये जो टॉपिक आपको दिया है, कुछ पंक्तियां आपको दी हैं, इसके बारे में आप कितना गहन चिंतन कर सकते हैं, कितनी डीप थिंकिंग कर सकते हैं। बेसिकली उनका मोटिव इतना सा है देखने का। और थोड़ा बहुत ये कि आप हिंदी भाषा का कितना ज्ञान रखते हैं, उस अपने विचारों को अच्छे से किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं लेखन के द्वारा। ये 2 चीजें होती हैं जो एग्जामिनर चेक करता है व्याख्या में। तो देखिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन एक दुर्गम यात्रा है जो तभी पूरी हो सकती है जब हम निरंतर कर्म करते हुए इस पर आगे बढ़ते जाएं। हर व्यक्ति हर क्षण किसी न किसी प्रकार से क्रियाशील रहता ही है, फिर चाहे वह कार्य बौद्धिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक। अब देखिए, जैसे ये जीवन ये दुर्गम यात्रा है और ये तभी पूरी हो सकती है जब हम इस पर आगे बढ़ते जाएं कर्म करते हुए, ये सच कहीं पंक्तियों में दिया नहीं था, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं। और ये एक सच भी है कि जैसे कहते हैं ना, अगर जैसे हम आगे हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कि 2 ही चीजें हैं, या तो नाम या क्रिया। अब जो नाम है, नाम में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कि या तो इस प्रकृति में आप अपने आसपास देखें, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, या तो कोई वस्तु है या कुछ काम हो रहा है। जैसे सूरज उग रहा है या आपके सामने पेड़ है। ये जरा गौर इस पर दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने आसपास की एक रियलिटी है कि इस संसार में 2 ही चीजें हैं, या तो कोई वस्तु है या कोई क्रिया निरंतर हो रही है। ठीक है ना? तो इसलिए जब हम आगे वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार, जैसे एक जो शब्द है,
शब्द को दो ही प्रकार से बांटा जा सकता है, और शब्द को पद कहा जाता है जब वो किसी संदर्भ में प्रयुक्त हो। तो वो जो पद है वो दो ही भागों में बांटा जा सकता है, या तो होता है नाम पद या होता है क्रियापद। और नाम पद में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तीनों आते हैं, और क्रिया में आपके जो जितनी भी क्रिया आती हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको आगे व्याकरण के जब लेक्चर्स होंगे तब बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, जब कर्म हमारे जीवन में इतना महत्व रखते हैं तो यह विचारणीय है कि कर्म सही और शुद्ध होने चाहिए और सदैव जनहित और जन कल्याण में होने चाहिए। स्वयं के लिए किए गए कार्य भी ऐसे हों जो किसी प्रकार से अन्य जीव को कष्ट पहुंचाने के मंतव्य से ना किए गए हों। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा था ना, संतुलित विवेचन करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कुछ बहुत ही जैसे परियों की कहानी सुना रहे हैं, हमें रियल लाइफ में जीना है। अब जैसे हर व्यक्ति जन कल्याण के काम में तो नहीं लग सकता ना, हर व्यक्ति एनजीओ ज्वाइन तो नहीं कर सकता ना, हर व्यक्ति बाहरी दुनिया की सेवा तो नहीं कर सकता ना। कुछ लोग होते हैं जो घर की सेवा में ही इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिलता। तो ऐसे में भी हम कह रहे हैं कि अगर आप स्वयं के लिए भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी कार्य ऐसा हो जो किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए। किसी भी कर्म के पीछे छिपी भावना या मंतव्य ही उस कार्य के औचित्य का निर्धारण करता है। कार्य के औचित्य का निर्धारण अर्थात औचित्य मतलब कि वो काम कितना उचित है, वो काम सही है या गलत, उसे कहते हैं औचित्य। आप कितना ही बड़ा काम करके स्वयं को महान सिद्ध करने का प्रयास करें, परंतु यदि वह कार्य जनहित में नहीं है या किसी गलत उद्देश्य को लेकर किया गया है तो वह पूर्ण रूप से निरर्थक होगा और सम्मान नहीं अपितु अपमान का विषय बनेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा पौराणिक और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण। अब देखिए, यहाँ पर हम रामायण का एक छोटा सा उदाहरण देंगे। वैसे इसकी जगह मैं आपको बता सकती हूँ, हम महाभारत से भी एक जो है उदाहरण ले सकते थे। आपको याद होगा कि जो दुर्योधन था उसने जो सूर्यपुत्र कर्ण थे उनको अंगराज बनाया था, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो कर्ण का सम्मान करना नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य था दुर्योधन का कि वो कर्ण को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके, उसका प्रयोग कर सके, क्योंकि जो कर्ण थे वो इतने प्रतिभाशाली थे। तो दुर्योधन को लगा कि ये तो मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र बन सकता है पांडवों के विरुद्ध। तो वो भी वही था कि कहने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि एक सूत पुत्र को अंगराज बना दिया, राजा बना दिया, लेकिन उसके पीछे उनकी जो भावना थी वो गलत थी। इसलिए उनके इस कृत्य को हमेशा अपमान की दृष्टि से ही देखा जाता है। तो वो उदाहरण भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये बोलते बोलते मुझे आया अभी। अब देखिए, जो हम रामायण का उदाहरण ले रहे थे कि रावण एक महान शिव भक्त था, उसके पास अनेक प्रकार के महाअस्त्र थे। इन सब के बावजूद उसे एक महान खलनायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसने अपनी असीम शक्तियों और भक्ति का दुरुपयोग किया। अब जैसे उसने काम जो था वो बहुत विशाल किया कि इतना बड़ा वो भक्त था, इतनी भक्ति करता था, इतने महाअस्त्र उसने घोर तपस्या से प्राप्त किए थे, लेकिन ऐसे इतने बड़े कार्य का क्या फायदा जब उसने इन सभी चीजों का दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया। इसके विपरीत जटायु ने माता सीता को बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। यद्यपि वह अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया, तथापि माता सीता को छुड़ाने में उसका एक छोटा सा योगदान आज भी स्मरण किया जाता है। तो उसी प्रकार से जब रावण सीता माता को का अपहरण करके लेकर जा रहा था, तो जो जटायु जो पक्षी था उसने अपने प्राण गंवा दिए थे उनकी रक्षा करने में। तो बहुत छोटा सा उनका योगदान, कहने के लिए कोई कह सकता है कि थोड़ी देर बस उनसे जरा सा लड़ाई ही तो की, लेकिन उस कार्य को भी, चाहे वो सीता माता को छुड़ा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया और उसके पीछे उनका जो मंतव्य था वो भी बहुत शुद्ध था। तो उसका जो उनका जो योगदान है वो आज भी स्मरण किया जाता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के पीछे आपका मंतव्य क्या है, किस भावना से कोई कर्म किया गया है, वह निश्चित करता है कि उस कार्य से मिली जीत या हार सम्मान के योग्य है या नहीं। आधुनिक जीवन का ही उदाहरण लें तो कोरोना महामारी के समय बहुत से लोगों ने अपने गली मोहल्ले में लोगों की निस्वार्थ सेवा की। बहुत से डॉक्टर और नर्सों ने भी दिन रात लगकर इस महामारी के खिलाफ जी लगाकर काम किया, और जिनका नाम भी शायद किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु उन सबके छोटे छोटे प्रयासों ने मिलकर हमें इस महामारी पर विजय दिलाई। अब देखिए, हमने क्या किया, एक जो है पुराना उदाहरण ले लिया, एक जो बिल्कुल आधुनिक जीवन से संबंधित है हमने वो वाला उदाहरण भी ले लिया, जिससे कि मतलब एग्जामिनर को पता चले कि ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बेसिकली ज्ञान का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता कि बस आप उसे अपने अंदर समाहित करते रहें, उसका मुख्य उद्देश्य होता है उसे व्यावहारिक जीवन में उसका इम्प्लीमेंट करना, उसका प्रयोग करना।
अब जैसे कहते हैं कि भारत में पुरातन समय में बहुत से ऋषि थे, और कहते हैं ना जैसे भारत तो एक ज्ञान का सागर है, वहां से हर चीज का आपको जो सोल्यूशन है, समाधान है, वो मिल सकता था। लेकिन शायद से अब जैसे आयुर्वेद है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, लेकिन शायद से कुछ ऋषि मुनि उसका उत्तर दिए बिना ही मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो चाहते तो कुछ पत्र लिखकर जा सकते थे जिसमें कि उन सबका जो है इलाज लिखा होता, बट किसी कारणवश वो नहीं लिख पाए। तो इसलिए उस ज्ञान का फिर कोई फायदा ही नहीं जब वो किसी का हित ना कर सके, किसी के प्रयोग में ना आ सके। तो इसलिए यहाँ पर भी वो हमने दिया है उसका आधुनिक जीवन में प्रयोग, कि हम कैसे इसको रियल लाइफ से रिलेट करके दिखा सकते हैं। ये चीज एग्जामिनर यहाँ पर देखेगा। और यकीन मानिए कि इस तरह से अगर आपने एग्जाम्पल दिया तो एग्जामिनर के दिमाग में बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनेगी, और इससे केवल आपकी एक व्याख्या नहीं, आगे के भी जो प्रश्न है उसमें भी जो एग्जामिनर है वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से जाएगा। तो चलिए व्याख्या पर चलते हैं फिर से, कि परंतु उन सबके छोटे छोटे प्रयासों ने मिलकर हमें इस महामारी पर विजय दिलाई। इसके विपरीत कई उच्च पदाधिकारों ने बुरे मंतव्य से इस महामारी में आवश्यक सामग्री को पहले छिपा कर रखा और बाद में खुल के दिया, जिससे उनका नाम हो सके। इस कारण कई लोगों की जान भी गई। ऐसे में पहले के छोटे छोटे प्रयास ही सम्मान के योग्य हैं, बाद के नहीं। तो आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं कि पहले वाला जो काम था उसमें किसी का नाम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने दिन रात जो थोड़ी थोड़ी सेवा की, उससे इतने लोगों की जान बची, या कुछ लोगों ने शायद अपनी जान गंवा भी दी, बट फिर भी प्रयास तो उन्होंने किया, उनका मंतव्य भी अच्छा था। लेकिन दूसरी ओर वो उच्च पदाधिकारी थे जिन्होंने सामान को रोक कर रखा, कि जब इसकी कमी हो जाएगी हम एक साथ इतना सारा देंगे, हमारा नाम होगा कि भाई देखो जरूरत के समय इन्होंने उपलब्ध करवाया। तो उनकी जो मंशा थी वो बुरी थी, उनका मंतव्य बुरा था। तो अब इसका भावार्थ देखिए। भावार्थ क्या है, कि विचारात्मक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए लेखक एक छोटा सा ही परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं कि, अब ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया विचारात्मक भाषा शैली। देखिए भाषा शैली विचारात्मक हो सकती है, मतलब कि जो मैं चिंतन मनन करने पर बाध्य करे, या भावात्मक हो सकती है, जैसे कोई इमोशनल आपको लाइंस दी हुई हैं, ठीक है ना, वो भावात्मक भाषा शैली होती है। एक होती है व्यंग्यात्मक, कि जैसे आप किसी पर तंज कस रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और है, मतलब आप समझ रहे हैं, तो वो व्यंग्यात्मक भाषा शैली होती है। फिर एक होती है व्याख्यात्मक भाषा शैली, कि बाई चांस कोई कहीं पर गया है, उसका वो अच्छे से व्याख्या दे रहा है कि मैंने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया। तो भाषा शैलियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, और आगे के लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे भी। तो ये सब चीज़ें जब आप लिखेंगे तो ये बहुत टेक्निकल, बहुत सही लगता है। तो विचारात्मक भाषा शैली का प्रयोग करते हुए लेखक एक छोटा सा ही परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। आवश्यकता के समय अच्छी भावना से किया गया छोटा सा काम या छोटी सी सहायता भी उन बड़े बड़े दान आदि से अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें लोग केवल नाम कमाने या टैक्स में छूट पाने या अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। इसलिए कभी किसी भी काम के स्तर को कभी भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, अपितु उसमें निहित समर्पण की भावना को पहचानना अधिक आवश्यक है। तो ये इसका भावार्थ हुआ। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमने प्रसंग लिखा, व्याख्या लिखी और भावार्थ लिखा। चलिए, वो वाला गद्यांश तो हमने आपको दिया हुआ था, उसका आपने देख लिया होगा हमने कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन की। अब हम एक दूसरा गद्यांश ले लेते हैं, और दो ही गद्यांश है, इसका हम करके ये वाला वीडियो जो है वो समाप्त करेंगे। दूसरा गद्यांश देखिए, बहुत ज्यादा लाइंस नहीं है, 4 ही पंक्तियां हैं। असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा है, सृजन का प्रकाश, आदमी का आचरण, आदमी का शील, आदमी का श्रम, आदमी का विवेक और आदमी की भावना, जिसे छू लें वह प्रकाशित हो जाए। बड़े बड़े अंधेरों को तराश कर ये प्रकाश निर्जर बहा दें। जवारों और पिताब गेहूं के पौधे क्या यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी रुकती नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ना कुछ कुछ जो है डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ कठिन शब्द ऐसे हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता, या तो हमें थोड़ा सा वो सही संदर्भ देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम व्याख्या उतनी अच्छी लिख पाएंगे। अब जैसे है पिताब, पिताब जो है वो पीत जमा आभ, आभ किससे बना है, आभा, और पीत किससे बना है, जैसे पीतांबर, पीत मतलब पीला। तो जैसे जो गेहूं के पौधे होते हैं वो छोटे छोटे से पहले वो पीले रंग के ही होते हैं ना, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, उसी प्रकार आदमी का शील। अब यहाँ पे देखिए श्रम भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, आचरण भी आ गया।
तो शील भी वही आपका व्यवहार टाइप हो गया। तो इसलिए आपको अगर नहीं पता तो संदर्भ देखकर, संदर्भ पढ़कर गेस कर सकते हैं आप, यही सबसे मेन कर सकते हैं। तो अब इसका जो है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिएगा, पहले तो कुछ टाइम दीजिएगा खुद को और कोशिश कीजिएगा कि इसको समझ सकें कि इसमें दिया क्या हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आगे आप ये प्रसंग और व्याख्या पढ़ेंगे, क्योंकि ये आप ही के फायदे के लिए है अगर आप इसे पॉज करके पहले खुद से सोचेंगे। तो हम तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए इसका प्रसंग और इसकी व्याख्या दे ही रहे हैं। तो प्रसंग क्या है, मेन चीज इसमें क्या थी कि असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा है, सृजन का प्रकाश। सृजन मतलब क्या होता है, कुछ नया उत्पन्न करना। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने इन्वेंशन की है या कुछ नया बनाया है। जैसे हम पोएट्री लिखते हैं, हमने कुछ नया बनाया है। या हम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, अगर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी हमने एक तरीका बताया, एक नई चीज, कुछ नया सोचा है। तो सृजन का मतलब होता है कुछ नया बनाना या उत्पन्न करना। और जो आदमी का श्रम होता है मेहनत से, बुद्धि से, ठीक है ना, हर चीज से हम नई नई चीजें करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं। अब जैसे हमें बहुत दिक्कत होती थी, हमें लगता था कि भाई हम सिर्फ जमीन पर ही चल सकते हैं, काश हम पंछियों की तरह ऊपर उड़ सकते। अब हर किसी को लगता है कि ये संभव थोड़ी ना है, हम तो सिर्फ जमीन पे ही रह सकते हैं। तो फिर तो एरोप्लेन कभी बनते ही ना, पैराशूट कभी बनते ही ना। वो तो किसी ने सृजन किया, विचार लाए मन में और उसके लिए प्रयास किया कि हाँ, हम भी आसमान में कैसे उड़ सकते हैं, जो पंछियों के पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। तो वो होता है आपका सृजन। तो इसका प्रसंग है कि दी गई पंक्तियों में लेखक द्वारा जीवन में सृजन के प्रकाश की आवश्यकता को दर्शाया गया है। ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन की नीरसता और निरर्थकता के अंधकार को दूर मिटा सकता है। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु प्रकृति का कण कण भी उदाहरण सहित यही संदेश देने का प्रयास करता है। तो जैसे यहाँ पर ज्वारों और पिताब गेहूं के पौधे, ये जो है ये भी हमने लिख दिया कि मनुष्य ही ये संदेश नहीं देता, प्रकृति का जो कण कण है, प्रकृति भी हमें हर तरीके से समझाने का प्रयास करती है कि जो सृजन है वही आपके जीवन में, आपका जो जीवन है बिना सृजन के निरर्थक हो जाएगा। अब आप सोचिए, अगर हम एरोप्लेन ना बनाते, हम बस वही आंखें बंद करके चलते रहते कि भाई हमें तो बस जमीन पे ही रहना है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते थे? नहीं। फिर हमारे जीवन का औचित्य ही क्या रहा। तो इसलिए हमें हर समय कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का या कुछ नया करने का सोचते रहना चाहिए, एक जगह रुकना नहीं चाहिए। तो अब आते हैं इसकी व्याख्या पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिएगा हमने क्या क्या लिखा है। आपको याद होगा पीछे हमने अभी जो गद्यांश किया था उसमें के भावार्थ में लिखा था हमने कि उसमें विचारात्मक शैली है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, विचारात्मक और भावात्मक दोनों ही, क्योंकि ये हमारे इमोशंस से भी जुड़ा है। कि जैसे समस्या समाधान के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, या फिर कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि ऐसा करते हैं, आज ना मैं कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी हॉबी है, मैं कुछ कुकिंग वगैरह करूंगी तो मुझे मन को बहुत खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। तो ये हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए विचारात्मक और भावात्मक दोनों ही भाषा शैलियों के सुंदर मिश्रण द्वारा सृजन के महत्व को समझाने के लिए लेखक ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों का सृजन किया है। ये देखिए, तो इस व्याख्या को थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए हमने सृजन का 2 बार प्रयोग किया कि सृजन के महत्व को समझाने के लिए लेखक ने बहुत ही सुंदर पंक्तियों का सृजन किया है, कि मतलब बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। तो लिखने की बजाय हमने सृजन शब्द का प्रयोग किया, उससे क्या होता है कि आपकी व्याख्या जो है वो प्रभावी बनती है, इफेक्टिव बनती है। सृजन अर्थात रचना, कुछ बनाने या उत्पन्न करने की क्रिया। जीवन को यदि हम कर्म भूमि के समान माने तो सृजनात्मकता एक बहती नदी के समान है, जो निरंतर गतिशील रहने का स्वभाव रखती है। हमने देखा है ना, जो नदी है वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाली रहती है, बहती रहती है वो। यदि यह धारा कहीं रुक जाए तो केवल दुर्गंध ही फैलाती है। हम कहते हैं ना कि इस नदी का जो प्रवाह है, जो खड़ा जल होता है, वो हमेशा उससे दुर्गंध आती है, उसमें जो कीटाणु है वो उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन जो बहता जल होता है वो हमेशा स्वच्छ होता है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हमें जीवन में सदा नए नए अनुभव, नए पकवान, नई बातें, नए लोगों के लोग मिलते रहें तो जीवन बहुत आनंदमयी हो जाता है। परंतु यदि जीवन को हम एक ही प्रकार से जीते रहेंगे, किसी नई वस्तु या विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, तो जीवन में नीरसता का अंधकार फैल जाता है। नीरसता अर्थात बोरियत। हम कहते हैं ना हमारा जीवन नीरस हो गया बिना रस के, तो वही है कि हम बोर हो गए लाइफ से, जो केवल दुख और पतन का कारण बनता है।
सत्य तो यह है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मूल स्वभाव में है, जिसे मनुष्य व्यवहार में लाता है तो प्रसन्न रहता है, परंतु यदि भूल जाए या पहचान ना पाए तो उसका जीवन स्थिर हो जाता है और ठहरी हुई वस्तुओं में सदा नकारात्मकता का वास होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे व्याख्या में हमने किस प्रकार से शब्दों को गोल गोल घुमाया है। इस कारण से मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतरात्मा की आवाज को सुने और अपनी बुद्धि, विवेक और परिश्रम से सदा सृजनात्मकता के पथ को चुने। और याद रखिए कि ये जो वर्ड लिमिट है व्याख्या की, ये कभी भी दी नहीं होती है। तो आप देखिए कि आपके पास टाइम कितना है। तो जैसे हमने यहाँ पर जो व्याख्या लिखी है, हो सकता है कि ये थोड़ी छोटी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपको इतनी लंबी व्याख्या ही लिखनी है, आप इसे थोड़ा शॉर्ट में करके भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने व्याख्या आपको इतनी डिटेल में करके इसलिए बताई है कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक जो विचार है या कुछ पंक्तियां जो दी गई हैं, उसके बारे में आप कितना व्यापकता से सोच सकते हैं, उसके कितने भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं, उसके कैसे भिन्न भिन्न उदाहरण आप दे सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके अभ्यास के लिए है। अब आगे देखिए व्याख्या में, यदि मनुष्य के समक्ष कोई चुनौती आए तो जरूरी नहीं कि वह निर्धारित उपायों का ही प्रयोग करे। अब जैसे बाई चांस आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जरूरी नहीं कि बस जो दूसरों ने बताया हुआ आप वही सॉल्यूशन निकालेंगे। हो सकता है आप एक नया सॉल्यूशन बता दें जो कि प्रॉब्लम को और जल्दी और अच्छे से सॉल्व कर सके। अपितु ऐसी परिस्थिति में वह कोई नई युक्ति लगाकर उस चुनौती को किसी बड़े अवसर में भी परिवर्तित कर सकता है। सृजनात्मकता ही वह चाबी है जिससे हम भाग्य का स्वर्णिम दरवाजा खोल सकते हैं और सफलता एवं आनंद के प्रकाश को आने का मार्ग दे सकते हैं। अब वहां पे हमने सृजनात्मकता को प्रकाश कहा था ना, अब वो प्रकाश से संबंधित करके भी हमें कुछ पंक्तियां लिखनी होंगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो जो पंक्तियां दी हैं हमें उसके हर शब्द पर ध्यान देना है, हर शब्द को अपनी व्याख्या में मतलब उसको रिलेट करना है कि अगर वो लाइन दी गई है तो क्यों दी गई है और कैसे रिलेटेड है। कुछ नया करने या सोचने की भावना मनुष्य को सदा आनंदित और प्रोत्साहित करती है। जिस स्थिति में हम जी रहे हैं उसे और बेहतर बनाने का प्रयास ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, नई सोच या नया उपाय उसका कोई ना कोई हल अवश्य प्रदान करता है। प्रकृति स्वयं हमें विविध माध्यमों द्वारा सृजनात्मकता का संदेश देती है। अब जो लास्ट में जो पंक्ति थी गेहूं के बारे में, अब हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं। गेहूं की उगती हुई फसल को देखें तो नन्हे नन्हे पीली आभा वाले पौधे हमें निरंतर बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। यदि वे एक ही स्थान पर रुक जाएंगे तो अंततः गेहूं के विशाल दानों में कैसे परिवर्तित होंगे, और यह बढ़ने के भावना उन्हें स्वयं के भीतर से ही प्राप्त होती है। अब यहाँ पर ये मेन बताया गया कि ये जो है ये हमारे जीवन में हमारे ही अंदर है, हमें केवल उसको पहचानना है, उसको प्रयोग में लाना है। बादल भी एक बार बरसकर पुनः बन जाते हैं और पुनः वर्षा करते हैं, इसलिए परिवर्तन तो संसार का नियम है। परिवर्तन हेतु सृजनात्मकता अत्यावश्यक एवं एकमात्र विकल्प है, कि बहुत जरूरी भी है और कहने के लिए ये हमारे पास एकमात्र विकल्प है। हमें इस विकल्प को चुनना ही होगा, परिवर्तन हमें जीवन में लाना ही होगा, नहीं तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपना जो व्याख्या थी वो उतनी ही लिखी। भावार्थ में अब हमने क्या लिखा है ये देखिए। सृजन अर्थात निर्माण की आवश्यकता और आकांक्षा मनुष्य को स्वयं के अंदर से ही प्राप्त होती है। अब भावार्थ जो है हमें रिजल्ट बताना है भावार्थ में, कि अल्टीमेटली हमने जो इतनी व्याख्या लिखी उसका निचोड़ क्या है, कि सृजन अर्थात निर्माण की आवश्यकता और आकांक्षा मनुष्य को स्वयं के अंदर से ही प्राप्त होती है। मनुष्य अपने आचरण, शील, श्रम, विवेक और कार्य संपादन की अभिलाषा से जो भी कार्य करेगा वे अवश्य ही पूर्ण होंगे। अंधकार में प्रकाश का सृजन मनुष्य के द्वारा ही संभव है। निरंतर सृजन अथवा निर्माण प्रकृति का शाश्वत नियम है। लेखक ने गेहूं के नन्हे पौधों के माध्यम से निरंतर कर्मरत रहने की प्रेरणा दी है। अब जैसे ये है कि अंधकार में प्रकाश का सृजन मनुष्य के द्वारा ही संभव है, तो ये इसमें आप जो पीछे हमने उदाहरण दिया उसकी जगह आप ये भी दे सकते हैं कि बाहर सूरज तो है, लेकिन हम कभी कभी अपने ऊपर इतनी सीमाएं बना लेते हैं कि हम एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तो उस कमरे का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन वो दरवाजा तो हमें खुद ही खोलना पड़ेगा ना, वो दरवाजा कभी भी अपने आप नहीं खुलेगा। और बाई चांस अगर वो दरवाजा खुल भी गया तो प्रकाश लेने के लिए हमें उस दरवाजे के बाहर तक जाना ही होगा। तो इसलिए जो सृजन है वो मनुष्य के द्वारा ही संभव है, वो उसके अंदर ही होता है, हमें वहां अंदर खोजना ही होगा, अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी ही होगी।
तो ये था इसका मतलब पूरा भावार्थ, इसकी व्याख्या और इसका प्रसंग। मैं आशा करती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और इस पर आप आगे भी विचार करेंगे। और लास्ट में आप शब्दार्थ लिख सकते हैं। जैसे कि एक दो डिफिकल्ट वर्ड्स थे तो आपने लिखा शील का, स्वभाव या पीताभ या पीली आभा, सॉरी, शील का मतलब होता है आपका स्वभाव और पीताभ का मतलब होता है पीली आभा या रंग वाले। तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। चलिए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगले वीडियो में क्या होगा। अभी जो पिछले 3-4 लेक्चर जो गए हैं उसमें हमने गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या यही सब पढ़ी। और उसमें हमने जो देखा, जब आप पद्यांश की व्याख्या को याद करेंगे कि इसमें कौन सा रस है, वीर रस है, ओज गुण है, ये गुण है, ये रस है, वो सब हमने पढ़ा। तो उन्हीं सबको एक शॉर्ट में, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अभी के लिए, आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अभी अगर हम डिटेल में जाने लग गए तो फिर हम यहीं पर फंस जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि व्याकरण के जो विषय हैं वो भी बहुत जल्दी हम प्रारंभ करें, ये 2-3 बस लेक्चर्स लेके, जैसे काव्य रस, गुण और अलंकार। फिर हम मुहावरे प्रारंभ करेंगे। मुहावरों के बाद हम जो वाक्य शोधन है, कि जो सेंटेंस करेक्शन होती है, वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सारे टॉपिक हैं पेपर में आने ही आने हैं। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप अगले वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए, किसी भी क्वेरी के लिए हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर और वेबसाइट आपके सामने है, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए तो फिर इसी के साथ हमें विदा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।